नमस्कार मित्रों। आज हम देखेंगे हिंदी का वर्णमाला टॉपिक। हिंदी के वर्णमाला टॉपिक में हम देखेंगे कि स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है, टोटल वर्ण कितने हैं। इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। यह हमारा है वर्णमाला। वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। 52 टोटल वर्णों की संख्या होती है, जिसमें स्वर प्लस व्यंजन होते हैं। ठीक है। स्वरों की संख्या जो होती है वो 13 होती है। ठीक। अब व्यंजनों की संख्या 36। इसमें अतिरिक्त व्यंजन भी आ जाते हैं, 3 आते हैं। श्र ड ढ 3 आते हैं। अब इन तीनों की हम काउंटिंग करते हैं। अगर देखिए तो 36 ये क्या है? ये व्यंजन है। ये व्यंजन, ये क्या रहेगा? ये हमारा स्वर रहेगा, ये रहेगा अतिरिक्त। ठीक। इन तीनों को मिलाने पर हमारा 52 हो जाता है। ये 52 वर्णों की बात रही। अब इसके बाद हम स्वरों पे आते हैं। तो जो स्वरों की संख्या है, हमने 13 तो हमारे टोटल स्वर हैं, लेकिन अगर इसमें मूल स्वरों की बात की जाए तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। इसमें से 11 जो रहते हैं, हमने यहाँ लिखा है, देख सकते हैं 11। काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें जो 2 वर्ण अंग आहार रहते हैं ये नहीं आते हैं, ये हमारे कुल स्वरों की संख्या में आते हैं। तो मूल स्वरों की संख्या इधर हमारी हो जाती है 11। इसी प्रकार से व्यंजनों की बात की जाए तो व्यंजनों की संख्या 36 है, लेकिन यहाँ पे मूल व्यंजन की अगर बात की जाए, मूल व्यंजन, अगर मूल व्यंजनों की बात की जाए तो 33 होता है। मूल व्यंजनों में 33 होता है। ये हमने देख लिया। मूल व्यंजन हो गए 33, कुल व्यंजनों की संख्या 36। स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या 13, मूल स्वरों की संख्या 11 है। ये हमारे इस तरह से मूल स्वर और मूल व्यंजन हो गए। तो अब अगर इनकी हम किसी तरह से भी काउंटिंग करेंगे तो 52 ही आएगा। ठीक है। अब इस स्वरों में अगला चरण आता है दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। तो ये दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर मतलब जो स्वरों की संख्या, स्वरों में जिनको बड़ा स्वर माना गया है, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, ये हमारे दीर्घ स्वर रहेंगे। तो दीर्घ स्वर हमारे कौन कौन से हैं? जो दीर्घ स्वर और ह्रस्व। पहले हम ह्रस्व स्वरों को देख लेते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे अ, छोटी ई, ऊ, छोटा ऊ, री, ये हमारे ह्रस्व स्वर हो गए। इसके बाद अब दीर्घ स्वरों की बात करेंगे तो दीर्घ स्वरों में आएगा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए। ठीक। ये हमारे दीर्घ स्वरों में आएंगे। ठीक है। ये इस तरह से हो जाते हैं, इनकी संख्या इस प्रकार से हो जाती है। उसके बाद ओ, आओ, ये हमारे, इनके उच्चारण में हमें इनसे अधिक समय लगता है, इसलिए इनको दीर्घ स्वर बोला जाता है, इनको ह्रस्व स्वर बोला जाता है। अब इसके बाद ये हमारे स्वरों की बात हो गई, ये हमारे मूल व्यंजनों की बात हो गई। मूल व्यंजनों में जैसे टोटल कितने हैं? 36 है, 36 है। और मूल व्यंजन है 33। तो इसमें से कितने व्यंजन बचते हैं? 3। 3 व्यंजन जो हमारे बच जाते हैं, ये हमारे व्यंजन कौन कौन से हैं? ये हमारे रहे, ये हमारे व्यंजन ड, ढ और स्र रहते हैं। कौन कौन? ड, ढ, स्र। ये बिंदी यहाँ नीचे जरूर रहेगी। ठीक है। ये यहाँ पे जरूर रहेगी। ये हमारे अतिरिक्त व्यंजन में भी आते हैं। ड, ढ और स्र हो गए। ये हमारे व्यंजनों की बात हो गई, ये हमारे स्वर की बात हो गई। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसी में टॉपिक कि इसी में से पूछा जाता है कभी उच्चारण स्थान भी। अभी इसमें और सारे टॉपिक है। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान।
उच्चारण स्थान की हम बात अगले चैप्टर में करेंगे कि इसमें उच्चारण स्थान में जैसे एक सूत्र होता है, इसको हम याद कर लेते हैं। ये हमारा उच्चारण स्थान का सूत्र है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका मैं थोड़ा यहाँ डिटेल बता दे रहा हूँ, इसका होता क्या है। कतमुदव का तात्पर्य क्या होता है। कतमुदव का तात्पर्य जैसे कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ठीक, ये हो गए। इसमें हमारे जो आएंगे, इसमें हमारा आएगा क से अंगा तक, इसमें आएगा च से ञ तक, ठीक है। इसमें आएगा ट से अड़ा तक, इसमें आएगा त से न तक, ठीक। और इसमें आएगा प से म तक। इसका तात्पर्य हुआ कि अगर क ख ग घ अंगा इनमें से पूछ लिया जाए ग का उच्चारण स्थान बताइए तो हमारा कंठ हो जाएगा, ग का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। उसी प्रकार से तालव्य, तालव्य में आता है च से ञ तक। जैसे पूछ लिया जाए ज का उच्चारण स्थान बताइए या छ का उच्चारण स्थान तो हमारा क्या हो जाएगा, तालव्य, ठीक। उसके बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य में ट ठ ड ढ अड़ा आएगा। यह मूर्धन्य में जैसे हम अगर कंठ की बात करें फिर से, तो कंठ के उच्चारण स्थान में जो हमारी आवाज निकलती है, जो हमारे मुंह से आवाज निकलती है, कहाँ से निकलती है, गले से, कंठ से निकलती है, इसलिए इसको कंठ बोला जाता है। क्योंकि क से ज्ञा तक जो बोलेंगे कंठ से हो गई। इसके बाद ये हो गया दंत। दंत का कहने का तात्पर्य है कि जो हमने पढ़ते हैं त थ द ध न, ये हमारे यह इसमें हमारी जीभ जो होती है वो हमारे दंत से, दांत से टच करती है, इसलिए इसको दंत बोला जाता है। त थ द ध न, ठीक। ये हमारे दंत इस वर्ण हो गए। उसके बाद आता है प से म, प फ ब भ म, ठीक। इसको हम ओष्ठ क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि अगर जैसे हम ये उच्चारण करिए, प पढ़िए और आप ऐसे प पढ़िए कि आपके जो दोनों होंठ है ये टच ना होने पाए। पढ़ के देखिए, प बगैर टच किए आप पढ़ ही नहीं सकते, इसलिए इसको उच्चारण स्थान में इसको जो है ओष्ठ के स्थान पर दिया गया है। प फ ब भ म, बगैर दोनों ओठ को टच किए आप पढ़ ही नहीं सकते, कोशिश करके देखिए। तो ये हमारे उच्चारण स्थान में इन्हीं में से रहेंगे, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है और चीज़ें बाद में बताएंगे।